आज की संसद में आपके सामने हम 6 बिल लेकर के आ रहे हैं। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये शैडो कैबिनेट का प्रोग्राम है जो 26 मार्च से शुरू हुआ और 1 जून तक लगातार चलेगा। और मुख्य रूप से हम सिर्फ शॉर्ट में आपको वो बिल बताएंगे और उनके अंदर जो भी जनता के हित क्या है, कॉरपोरेट के हित क्या है, किसान के हित कहाँ निहित है, मजदूर के हित कहाँ निहित है, उन बातों का विश्लेषण आपके सामने हम करते हैं। तो ले लेते हैं हम पहला बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालियापन, यानी बैंक का फैसला होने के पहले एनपीए घोषित होने के हिसाब से और दिवालिया हो जाती है कोई फर्म, तो उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बैंक की प्रोसीजर शुरू होने के बाद में बैंकरप्सी कहते हैं इसको। अब देखो, आपको मैं ये बताता हूं कि ये पैसा कोई ले गया कंपनी चलाने के लिए और पैसा बैंक को वापस नहीं कर रहा, तो कितना बड़ा प्रोफिट सुविधाजनक तरीके से इन्होंने 2016 में 14 में आए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से किस तरीके से ढांचा खड़ा किया, उसको समझना पड़ेगा। एक तरफ किसान है जिसको पैसे उगाने का तरीका दूसरा है, और इनको दिवालिया घोषित करके किस तरीके से ये लोग जो है पैसे को हड़प जाते हैं, ये एक व्यवस्था बनाई इन्होंने जिसको कि इंसॉल्वेंसी एक्ट कहा गया, जिसको 2021 में और कर दिया। यानी 330 दिन के अंदर पूरी प्रोसीजर पूरी करके दिवालिया घोषित करके और एनसीटीएल एक ट्रिब्यूनल बना करके और उसकी बोली लगवा करके हेयर कट के नाम से उसको कंपनी को बेच देते हैं। हेयर कट का मतलब बहुत बड़ा खतरनाक मतलब है कि 97% यदि 1 करोड़ की है तो 97 लाख रुपए माफ करके और 3 लाख रुपए में भी कंपनी बेच दी गई। और बेची किसको? उन्हीं के रिश्तेदारों के मार्फत उन्हीं ने ले ली अपने भांजे भतीजों के नाम। एक आदमी दिवालिया घोषित हो गया और उनका रिश्तेदार या उनके कोई भी बहुत नजदीकी या उसकी पत्नी या कोई भी है। कंपनियां बनाने वाले बहुत खेल अपना तरीके से खेलते हैं। किसान के तो क्या जमीन है, वो बाप दादा से आई हुई जमीन है, पैतृक जमीन है, उसको आप कैसे उसको इधर उधर खुर्द करो। इनका जो एक्ट है ये इनको बहुत सारे कई तरीके से इनका ये मानना ये है कि भाई जब पैसे डूब ही गए तो अब इसको कैसे निकलवाएं, क्या करें। तो बड़ा एक हाथाजोड़ी का सिस्टम है। एक आईपीआरपी के नाम से, सीआईआरपी के नाम से ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। फिर एनसीएलटी को दे दो, आप इतने दिनों में ये करो, इतने दिनों में ये करो। अच्छा, दूसरा ये है कि इस कंपनी वाले जो स्टाफ वगैरह उनको कहीं छेड़ने नहीं, उनके अंदर डाटी डपटा पुलिस कुछ नहीं, कागज पे कागज चलाना, चुपचाप अंदर ही अंदर गोल करके और एक नोटिस दे देना उसको कि अब आज से आप दिवालिया घोषित हो गए। अब एक व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया, वो या कंपनी हो गया, तो उसने तो दूसरे ने खरीद दी, उससे 3% में खरीद ली, खरीद करके उस कंपनी के ऊपर अपना ढांचा जमा दिया और वो वहीं के वहीं मैनेजर बना दिए गए। तो आप इसको ये समझिए कि जनता के बैंक के पैसे किस तरह से ये दिवालिया घोषित करने का जो गोरख धंधा है ये कैसे है, आम लोगों को कैसे इसमें फंसाया जाता है, किस तरीके से ये जी एमएसएमई और एसएमई जिनके ये फैक्ट्रियां खोल के बैठे हैं, इनका ये सिस्टम बना रखा है। आप इनको गहराई से पढ़ोगे, क्योंकि देखो ये बिल ऐसे हैं कि एकदम से मैं आज आपको ज्ञान नहीं पिला सकता। आप कोशिश करिए कि पीआरएस इंडिया के नाम से साइट है, यूपीएससी के बहुत सारे पोर्टल है, मैं भी उन्हीं से लेता हूं और संसद को मैं सुनता हूं ताकि मेरे पास में विपक्ष के लोगों का कहे हुए इनपुट भी मेरे पास आ जाते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि हमने कुछ आप तक ज्ञान देने में एक तरीका, क्योंकि वहां पे पढ़ाई वाले में सिर्फ एक तरफा है, यहां संसद की विपक्ष की भी बात है। अब मैं दूसरा बिल ले रहा हूं, इनलैंड वेसल बिल। इनलैंड वेसल बिल का मतलब यह है कि भारत की धरती पर जो नदियां नाले चल रहे हैं उनके अंदर ये छोटे जहाज है, फेरी है, मोटर से चलने वाले, हाथ से चलने वाले, माल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने वालों को इनलैंड वेसल कहा गया है। तो इन्होंने पहले तो ये किया साहब कि ये राज्यों का विषय था, राज्यों के पास था, जिस राज्य में जो नदी चल रही थी वो अपना कानून बनाते थे, इस तरह से कहा। तो इन्होंने कहा नहीं, गंगा नदी ठेठ कलकत्ता तक जाती है, तो यहां से लेकर के ठेठ भागीरथी को, पूरा ब्रह्मपुत्र को, ऐसे इन नदियों का पूरा अपने कब्जे में लिया और उसको घोषित किया जैसे नेशनल हाईवे घोषित होता है। इसलिए नेशनल इनलैंड वेसल्स जो है उसको घोषित कर दिया, जिससे सेंटर उस पर कब्जा कर ले, राज्य उसमें आउट हो गए। राज्यों को वो धंधे तो लगा दिया इनको कि हम कानून बनाए, उसको आप पालना करवाओगे, ये आपका काम है, ये और नहीं कहानी। अब यहां से ये करने के बाद में इन्होंने जो है
इनके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, जहाज कौन सी चलेगी, हाइट क्या होगी, लोड क्या होगी, इसमें जैसे 3 लेन 2L लेन रोड का सिस्टम है उसके हिसाब से इन्होंने लेनिंग कर दी। हाईवे का होता है कि इसमें इतना गहरा पानी है इसलिए बड़ा जहाज चलेगा, इसमें इतना कम पानी है इसमें छोटा चलेगा। इस तरह का ये बना करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, और ये कहा गया कि ये किसानों का माल जो है यहां से उधर ढोने के लिए ये सस्ता पड़ता है काफी, इसलिए इन्होंने इसको इनलैंड वेसल का बिल लाए और ये पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से कर दिया। तीसरा बिल मैं आपके सामने ले रहा हूं, द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल। इस बिल के अंदर जैसे तो ऐसा लगता है जैसे डिफेंस के अंदर कोई भर्ती करने का बिल हो, लेकिन सर्विस देने का या डिफेंस में ऐसा बिल नहीं है। यह बिल ऐसा है कि आप कोई बदमाशी करोगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, हड़ताल करोगे तो आपको डंडे ठोकने के लिए यह बिल लाया गया है डिफेंस विभाग के द्वारा। और ये इस तरह की व्यवस्था कर दी कि जो जैसे कोई हड़ताल नहीं कर पाए, इसके अंदर इसे कानून बना करके आपको मान दिया गया। अब मैं अगला बिल दे रहा हूं, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो बिल है वो AERA के नाम से, एरा के नाम से बिल है ये। अब एरा का क्या मतलब है कि इन्होंने क्या किया साहब कि पहले 15 लाख साल भर में जो यात्री हवाई जहाज से इधर से उधर जाते थे तो उसको मेजर हवाई अड्डा कहा गया। उसके बाद में इन्होंने कहा, उसको बड़ा करके कहा 35 लाख लोग इधर से उधर जाएंगे तो वो हवाई अड्डा होगा, क्योंकि एरा के पास में लोड ज्यादा हो गया था। इनके पास में वो दूसरा एक AIA है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो भी कंट्रोल करती थी, एरा भी कंट्रोल करता था। जैसे ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे आपको टेलीफोन के लिए ट्राई है, उसी तरह से आपका एरा था। ये जो एयरपोर्ट का जो सिस्टम है उसको रेगुलेशन करने के लिए, यात्रियों को सुविधा वगैरह, ये सारी बातें उनके लिए कही गई थी। अब मुद्दा यह है कि एरा को यह कहा गया कि यार आप ऐसा करो कि इन हवाई अड्डों को कहो तो इसके पास करीब 25 एक हवाई अड्डे हो गए, 6 उनके पास है बड़े, क्योंकि परिभाषा जो थी मेजर एयरपोर्ट के नाम से थी, उसके अंदर 35 लाख यात्री यदि नहीं जा रहे हो एक हवाई अड्डे से तो मेजर में आता नहीं। तो इन्होंने अमेंडमेंट किया। ये जैसे मैं इनसॉल्वेंसी वाला कह रहा था तो ये बिल 16 में बन गया था, इसको बार बार अमेंडमेंट करके 21 तक लाए। जैसा भी सेठ साहूकार लोग कहते तो दिवालिया कानून में ये बदलते रहते, NCLT को बदलते रहते, कभी कुछ बदलते रहते। इनलैंड वाला जो वेसल बिल है इसके अंदर भी इनका जैसे जैसे भी ये जो भी व्यापारी लोग कहते हैं उस तरह से इसमें बदलाव करते रहे। 16 से 15 से इन लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से ये कार्रवाई शुरू की। अब एयरपोर्ट के मामले में इन्होंने किया, एयरपोर्ट के अंदर ऐसा किया कि अब यार 35 लाख तो हो नहीं यात्री, तो 10-10, 20-20 छोटे छोटे हवाई अड्डों को एक क्लस्टर टाइप ऐसा पैकेज बना दिया। पैकेज बना करके उसके ऊपर एरा के अंडर में लिया है। एरा क्या है कि एक प्राइवेट बॉडी है जो भारत सरकार के मंत्री और मोदी जी की चाबी समझ लो, अभी जो सरकार है बीजेपी उसकी चोटी हाथ में रहती है। एयरपोर्ट और ये स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी का मतलब गवर्नमेंट बना देती है। वो जो बॉडी है वो एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या है कि हवाई अड्डे तो है ही उनके पास में, लेकिन ये एयरफोर्स वगैरह इनको भी वो कंट्रोल करती है, इसलिए वो थोड़ी बॉडी भारी पड़ती है, पूरे मुट्ठी में नहीं रहते उनके कान में। तो ये पैरेलली ये इन्होंने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का बनाया। और संविधान इसके अंदर बदलाव 21 में ये क्या, पहले बनाया 19 का बनाया, तो 21 में इन्होंने ये बदलाव किया कि भाई बहुत सारे जो एयरपोर्ट हैं उन एयरपोर्ट को हम एक जगह लाएंगे, 5 ये छोटे, इसमें 5 लाख है, इसमें 2 लाख है, 35 लाख हो जाएंगे। तो 35 लाख वाला जो है वो एरा को दे देंगे, तो एरा उसका कंट्रोल रखेगा, एरा उनको लाइसेंस देगा, कौन सी प्लेन चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, ये इनका था। अब जो बिल आ रहा है वो बहुत ही क्रूशियल बिल है। इस बिल को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। जो भारत सरकार के ऊपर जितने पैसे हुए हैं ये बैंक के लोन के, 70 साल जो गवर्नमेंटें चली उन गवर्नमेंटों का 55 लाख करोड़ का ऋण हुआ था, और इस अकेली गवर्नमेंट ने जो है वो 200 और 55 लाख के पास करीब 105 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने मतलब अपने खाते में डाल दिए थे। तो पूरा ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, इसलिए इसके लिए क्या किया इन्होंने, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को
और डेवलपमेंट को जो कुछ भी ये पुल है या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं जिसको आप देख के हम तालियां पीट रहे हैं, ये बिल जो है इसको पूरा खाके के रूप में बताता है। इस बिल में इन्होंने ये किया कि भारत सरकार 100% शेयर रखेगी, पूरा का पूरा चाबी अपने हाथ में रखेगी। जितने भी पैसे आएंगे, पैसे कहां से आएंगे कि कुछ तो ये वर्ल्ड बैंक के लोन में, IMF इनके लोन लेंगे, एशियन डेवलपमेंट और इनसे बैंक करके, और करीब करीब 5 लाख करोड़ के आसपास का इन्होंने वहां पे 15 अगस्त को घोषणा की थी, जिसके लिए गतिशक्ति यूनिवर्सिटी खुली थी बड़ौदा में। 111 लाख करोड़ रुपए हम 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे। 111 लाख करोड़, ठीक है। अब उसके अंदर वो कहां से आएंगे पैसे? तो ये तो ढांचा बनाना था, तो ये बिल बनाया नेशनल बैंक, वो जिसको कि वैसे तो DFI कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कहते हैं शॉर्ट में, लेकिन ये है NBFID के नाम से, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, ऐसा बैंक जो फाइनेंसिंग करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब इस बैंक की पूरी जो चाबी है, इसके अंदर इन्होंने कहा कि एक तो CAG इसको चेक नहीं करेगी, आप देखिए इसका रुतबा देखिए, CBI इसको नहीं देखेगी, ED भी यहां नहीं छेड़ेगी। एक ऐसी बैंक जिसका कोई कंट्रोल किसके प्रति होगा? संसद के अंदर होगा। संसद का मतलब कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब प्रधानमंत्री। मोदी जी के हाथ में इस बैंक की पूरी चाबी, और वो पैसे कहां से किए? एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट के जितने भी आपने जो पेंशन के पैसे है ना, अभी हमारे कटाते हैं हम लोग, जितने भी पेंशन कटी है हमारी, वो पैसे, LIC के पैसे, और जो गवर्नमेंट के इस तरह से ढांचे हैं तो उनके जो पैसे, जैसे आपने बीमा कराया और वो पैसे तो पड़े हैं ना सरकार के पास में, तो इन्होंने कहा नहीं, इनको इधर काम में ले। पेंशन का जैसे हमने 40 साल नौकरी की, 35 साल नौकरी की, उसका भी पैसा वहां चला गया। तो एक ऐसा बैंक जिसमें ऊपर CBI नहीं लगाएंगे, कानून है, आप इस कानूनों को पढ़िए आप, CBI नहीं लगेगी, CAG नहीं लगेगी। जिस CAG की ऑडिट फर्जी 2G घोटाले और ये जो आपने कोल घोटाले हैं, जिसकी सिर्फ एक कयास था, 2G घोटाला या कार्बन घोटाला, ये कोयला घोटाला, ये कहता है कि यदि ये नीलाम होता तो 1.7 लाख करोड़ रुपए सरकार को फायदा होती। यदि कैसे होता जब कानून नहीं था? यदि कहां से पैदा हुआ? तो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली नीति गलत है, तो नीतियां सरकार बनाती है, CAG का काम ही नहीं था ये, लेकिन बना दिया, लिख दी, लाइन लग दी, तो बीजेपी ने उस लाइन को पकड़ ली। पकड़ने के बाद में इन्होंने इस तरह से फैलाव किया उस लाइन को कि जिसको आप देखते रह जाओ। तो ये जो बना है ना, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, एक ऐसा बैंक जो फाइनेंसिंग करेगी, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस बैंक को CAG चेक नहीं कर सकता, कानून लिख दिया। IB चेक, ये जो आपका है CBI नहीं जांच कर सकती। आपका सिर्फ संसद के प्रति जवाबदेही होगी ये बैंक, संसद को हिसाब दे देगी कि इतने रुपए आए और इसका हमने ये सड़क बना ली, ये पुल बना दी। अब बताइए, देश का पैसा चुकाना नहीं है आपको? इस बैंक ने तो पुल बना दिए, सड़कें बना दी, इस बैंक के मार्फत पैसे लेकर के आपने सारा खर्चा कर दिया, कभी नाबार्ड से ले लिया, और तो और लोगों की जो जमा पूंजी थी, चाहे उन्होंने इंश्योरेंस के मार्फत जमा कराई हो और चाहे पेंशन में कटौती होती है उसके मार्फत करवाई हो, और आपका PF का जमा, वो सारे पैसे इनके बैंक में डाल दिए, सरकार का आदेश है, और पुल बना दिए। हम बड़े तालियां पीट रहे हैं। ये जितने लोन है कौन चुकाएगा? इस बैंक के अंदर तो आप तो झांक ही नहीं सकते भाई। ये करते ना आप CAG की रिपोर्ट करते तो हमें पता लगता, CAG बोलती, CAG को बोलना चाहिए था ना इस मामले में। CAG को बाहर क्यों रखा? RTI को बाहर रख दिया। कोई चीज इस बैंक में जो रुपया है कोई देख नहीं पाएगा। हम इसका विकास करेंगे, लोन लेंगे। अरे भाई, लोन लोगे तो कौन जिम्मेदार है? कैबिनेट है। कैबिनेट का मतलब जो मंत्रिमंडल आप बना रहे हो, तो मंत्रिमंडल तो आपका विरोध करते, उसको हटा दोगे। आपका कृषि मंत्री ने बकवास की तो उसको हटा दिया, कोई और करेगा तो उसको हटा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बैंक जिसकी, जैसे प्रधानमंत्री का जो फंड है वो, तो वो PM वाला घोटाला भी इस घोटाले से ज्यादा बड़ा निकलेगा। वो कह रहे हैं ना कि अभी तो ये ट्रेलर है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो ट्रेलर है,
ये इस बैंक वाला घोटाला खुलेगा, अब कब करे कौन इसको? सुप्रीम कोर्ट में जाए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए जो बैंक खुला है उसके अंदर जनता की क्यों नहीं हो? जनता पैसे नहीं चुकाएगी क्या उसके? लेकिन अब जैसा भी है, आज हमने 5 बिल आपके सामने रखे। इन बिलों के नाम मैं वापस पढ़ देता हूं, आप जरूर इन बिलों को पढ़िए और देखिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, सिर्फ ये फैक्ट्री इंडस्ट्री और इनके किसानों का इसमें कोई लेना देना नहीं। इनको दिवालिया घोषित करके, नीलाम करके, हेयर कट के नाम से 3% में बेच दो और मौज करो, पैसे खाओ, मस्त रहो। इनलैंड वेसल बिल है, जो आपको नदी नाले पानी जहां कहीं भी चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और वहां पे ये जहाज वगैरह इन सेठ साहूकारों के जहाज चलेंगे, हमारा माल से मतलब नहीं, किसानों का माल ट्रांसफर। एसेंशियल डिफेंस सर्विस, यानी डिफेंस के अंदर और इस तरह से जो दूसरे जो है एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनके लिए आपने कानून बना दिया। हरियाणा वाले छोरे वगैरह ये जो कुछ भी पड़े हैं ना, सड़ रहे हैं ना जेड़ों में, ये इस बिल के तहत सड़ रहे हैं। आप कुछ भी गर्दन उठाओ और आपके गले में घंटी आ जाती है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर इन्होंने एक क्लबिंग कर दी कि भाई मेजर पोर्ट की परिभाषा चेंज कर दी कि 35 लाख यात्री 12 महीने में यदि किसी एयरपोर्ट से आते जाते हो तो उसको मेजर कहेंगे, तो मेजर नहीं हुआ तो 10 को मिला के उसको मेजर घोषित कर दिया। ये इसको एरा को दे दिया। और नेशनल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कोई चेक नहीं कर पाएगा। आंधा पीसे कुत्ता खाए या कुछ भी हो, इस देश का कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है। संसद की सीएजी रिपोर्ट में ये बात आई है और हमने सुना है कि मोदी जी का हिसाब नहीं मिला है, लेकिन अब हम तो ईमानदार हैं, भ्रष्ट है, मैंने तो ईडी इसलिए लगाई है। देश की जो भी व्यवस्था है, कल 11-22 पे फिर 4 या 5 जो भी बिल होंगे उनको लेके बढ़ेंगे। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम खड़ा करते हैं कि कोई भी कानून जनता के हित में कितना है, कॉरपोरेट के हित में कितना है, सरकार उसके अंदर कैसी दखल रखती है, कैसे चोटी अपने हाथ में रखती है, इसी बात को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ। 10-15 मिनट आप जरूर इसको आगे सुने और मैंने जो नाम बोले हैं उनको गूगल करके पढ़ें और मेरे से ज्यादा और भी ज्ञान उसको सर्वाइव करें। धन्यवाद आप सभी का सुनने का, थैंक यू। शेयर कर दें और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर पिछले सारे हैं 22 तारीख से, उन बिलों की कहानियां भी सुन लो। आपको पता लगे कि इस गवर्नमेंट ने आपके चारों ओर ऐसी फांसिंग कर दी है कि आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। आपको गुलामी की पूरी बेड़ियां आपके फिट कर दी है। आप 26 तारीख से मेरा कंटिन्यू सीरीज है, 5 दिन मैं चलाता हूं। 1 जून तक हम लगे रहेंगे। लोगों तक जो भी 10 साल में इन्होंने जो भी बिल बनाए हैं, किनके हित में बनाए हैं, सबको बाहर ला करके रखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप ये भी जो भी लेट आए हैं, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल शेयर कर दें ताकि आपको वो मसाला मिलता रहे वहां पे। यही मैं कह करके और आपके बीच में से अभी बंद कर रहा हूं इसको। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।